हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आपके इस सर्वप्रथम बैच में। प्रिया यादव, चांदनी, सविता और भी जितने साथी, सिम्मी, सिम्पी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, नए उमंग, नए लक्ष्य, नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं और आज के सेशन के पहले टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज शुरुआत में ही मैं सबसे पहले आप विद्यार्थियों को बताऊंगा एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए और एक अच्छे उत्तर की कसौटी क्या होती है। यहीं से मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा, उसके बाद संविधान की अनुसूचियों पर आऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। यहीं से आज के सेशन की शुरुआत होनी है। एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, या इसी को दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं अच्छे उत्तर की कसौटी या मानक क्या होने चाहिए। अच्छे उत्तर की कसौटी, कसौटी का मतलब होता है पैमाना। पैमाना का मतलब होता है वो पैमाना नहीं जिसमें मादक पेय पदार्थ होता है, बल्कि पैरामीटर। क्या होते हैं? एक अच्छे उत्तर में परीक्षक क्या देखना चाहता है? हमारे उम्र में भी, हमारे जीवन में भी एक गृहस्थ जीवन आता है जिसमें व्यक्ति किसी जोड़े के साथ बंधता है। तो लड़कियां युवक का चयन करती हैं और युवक युवतियों का चयन करते हैं। और ऐसे चयन के करते समय कुछ मानक तो बनाए होंगे आपने ना, कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए, मुझे कैसा पति चाहिए। पुरुष कहता है कि सज्जन हो, सुशील हो, सुंदर हो, पेरेंट्स का ख्याल रखने वाली हो, गृहस्थ को संभालने वाली हो, सामंजस्य को बैठाने वाली हो। तो एक अच्छी युवती के कुछ पैमाने तो गढ़े गए हैं ना, हमारे समाज ने उसकी कुछ कसौटियां तो बनाई है ना। वैसे ही परीक्षक ने भी कुछ कसौटी बना रखी है, कुछ मानक बना रखे हैं कि हम एक अच्छे उत्तर में बच्चों के आंसर में क्या देखना चाहते हैं, एक अच्छे आंसर में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे आंसर में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थी जब आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी कॉपी लगातार टीम देख भी रही होगी, तो आंसर राइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की जाए, ताकि हम परीक्षक को आकर्षित कर सकें अपने उत्तर के माध्यम से। क्योंकि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कहाँ से आते हैं, इसका कोई प्रभाव परीक्षक पर नहीं पड़ता। परीक्षक पर केवल इसी बात का प्रभाव पड़ता है कि मैंने कॉपी पे क्या लिखा है। परीक्षक पर केवल इसी बात का प्रभाव पड़ता है कि हमने कॉपी में क्या लिखा है। हम जितना बेहतर लिखते हैं, हमें उतना बेहतर अंक मिलता है। लेकिन एक बेहतर उत्तर कैसे होता है और क्या होता है, यही आज आपको मुझे समझाना है 15 मिनट में। फिर मैं संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग और संविधान के स्रोत पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपके उत्तर की परिधि बेहतर होनी चाहिए। आपके उत्तर की परिधि या विस्तार जो होता है, आपके उत्तर की परिधि या विस्तार जो होता है, ये ठीक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका उत्तर प्रामाणिक होना चाहिए। उत्तर में क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता होनी चाहिए। उत्तर का प्रामाणिकता होना चाहिए। और फिर साथ ही साथ उत्तर का संतुलन बेहतर होना चाहिए। फिर उसके बाद उत्तर में भाषा का प्रवाह बेहतर हो। उसके साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण बेहतर हो। और भाषा के प्रवाह और व्याकरण में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इस चीज़ का भी प्रभाव आपके आंसर में पड़ता है। ये 5 इंपॉर्टेंट पैमाने हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट कसौटियां हैं जिसके आधार पर परीक्षक आपके उत्तर का चयन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि संविधान संशोधन का क्या महत्व है, या संविधान संशोधन की आलोचना क्या है, या भारतीय संविधान के व्यापक होने के क्या कारण है।
तो केवल आपने सीखा है, या जितने 5,000 बच्चे या जितने साल भर में हमसे 1 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब वो कारण जानते हैं कि भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है शायद भारत के सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, जिन जो लोगों ने हमसे पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा, कि भारतीय संविधान की व्यापकता का क्या कारण है। और प्रश्न आएगा, सब वो अपनी बात लिखेंगे, लेकिन अपनी बात को कौन कितनी शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है और दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाता है, वही आपको अंक दिलाता है। पूरे भारत में पॉलिटी में अकेले पढ़ा रहा हूं या मेरे जैसे लाखों पढ़ा रहे हैं? मेरे जैसे लाखों पढ़ा, लेकिन सब लाखों को पढ़ाने का तरीका एक जैसा है, या कुछ तरीके किसी टीचर के ऐसे होते हैं जो अन्य लाखों लोगों से विशिष्ट बन जाता है, विशेष बन जाता है, बेहतर बन जाता है। मैं कोई दूसरी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी भारत का संविधान पढ़ा रहा हूँ, दूसरा टीचर भी भारत का संविधान पढ़ा रहा है, तीसरा टीचर भी भारत का संविधान पढ़ा रहा है, लेकिन इसी भारत को संविधान को पढ़ाते समय जो अपनी बात बड़ी आसानी और सरलता के साथ दूसरों तक पहुंचाएगा, वही भारत का बेहतर शिक्षक बनेगा। ऐसा नहीं है जो दूसरा अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, उसको पॉलिटी नहीं आती, उसे पॉलिटी का ज्ञान नहीं है, उसने भारत के संविधान को पढ़ नहीं रखा है, पढ़ा है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। इसलिए शायद वो कम लोकप्रिय बन पाया, कम बेहतर बन पाया। जिसने अपनी बात को बड़ी आसानी के साथ कठिन चीज़ों को बहुत सरल बना दिया, वो ज़्यादा सफल हो गया। अगर आप इस उदाहरण का मतलब समझ रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे उत्तर लिखने में क्या किन बात का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर लिखने में अगर आप अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग सरल शब्दों में टू द पॉइंट, वही जो पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं जिसकी चर्चा नहीं की गई है, अगर आप अपनी बात पहुंचा देते हैं तो आपको नंबर मिलना है। बच्चों से गलती क्या होती है कि बच्चे पढ़ लेने के बाद भी, जान लेने के बाद भी एक अच्छा आंसर क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्या रीज़न है, मैं समझाता हूँ। इन 5 बातों का ध्यान रखिए, कल से आपका उत्तर बदल जाएगा। कल से आपके आंसर में गहराई आ जाएगी, कल से आपके उत्तर में अंक बढ़ने लगेंगे। क्या है वो 5 बातें, समझाता हूँ 10 मिनट में। पहली बात, उत्तर की परिधि और विस्तार बेहतर होना चाहिए। परिधि और विस्तार बेहतर होना चाहिए। सर, परिधि और विस्तार का मतलब क्या हुआ? कि आप प्रश्न के उत्तर में ऐसा कुछ ना लिखें जो पूछा नहीं गया है, जो पूछा नहीं गया है, और ऐसा कुछ ना छोड़ें, जो पूछा गया है। ये पहला गलती बच्चों से हो जाती है, और यही मिस्टेक आप बार बार करते हैं, जिस मिस्टेक की वजह से आपको इस बात का संतोष हो जाता है कि मैंने उत्तर लिखा है, मैंने कॉपी भरी है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलते, आपको अच्छे अंक नहीं मिलते। कोई बच्चा एक दिन कमेंट किया था क्लास में, मैंने कहा समय आएगा तो बताऊंगा। मैं हमेशा यही बात आपको सिखा रहा हूँ, सब कुछ सीखेंगे लेकिन एक साथ नहीं सीखेंगे, एक पल में नहीं सीखेंगे, केवल तब सीख पाएंगे जब समय का इंतजार करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉलिटी में, इसी लेखन शैली में, इसी सिविल सेवा की तैयारी में है जो आप सीखेंगे, लेकिन समय के साथ, आज ही नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। आवाज़ बढ़वा दे थोड़ा सा, बिल्कुल सुजीत जी। आवाज़ मेरी धीमी है, एक बार मोबाइल की तरह, क्योंकि आवाज़ यहाँ से फिक्स होती है। माइक की जो ये वाली आवाज़ है ना, इस आवाज़ में तेज़ धीम का ऑप्शन वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार टीम से बोलता हूँ कि अगर हो सके तो आवाज़ और बढ़ा दे, क्योंकि मैं जब शुरू करता हूँ क्लास तो मेरी वॉइस भी थोड़ा धीमी रहती है, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वंदे भारत की तरह, वैसे वैसे आवाज़ मेरी बढ़ती जाती है, तो आवाज़ ठीक हो जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ, हो सकता है कि आवाज़ धीमी हो। राजू राम जी, राजू राम, राजू राम, थोड़ा अगर हो सके तो माइक की वॉइस थोड़ा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है। थोड़ा वॉइस क्या धीमी है क्या आज? वॉइस अगर धीमी है थोड़ा बढ़ा दीजिए।
हमारे प्यारे विद्यार्थी सुजीत जी कह रहे हैं सर वॉइस कम है कुछ। वॉइस देखिए थोड़ा धीमी है क्या आज, देख लीजिए, अगर ऐसा हो तो कर दीजिए, नहीं तो अपने आप धीरे धीरे आवाज आ ही जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि प्रश्न के उत्तर में ऐसा कुछ ना लिखें जो पूछा नहीं गया है और ऐसा कुछ ना छोड़ें जो पूछा गया है। अगर पूछी गई चीजें छोड़ देंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा और ऐसा कुछ लिख देंगे जो पूछा नहीं गया तब भी नंबर नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ एक चैलेंज क्या होता है, एक समस्या क्या आती है, जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरे से कि सर हम आंसर कैसे लिखें, शुरुआत कैसे करें, मुझे बता दीजिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कहूं सिविल सेवा का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। सिविल सेवा की परीक्षा 3 चरणों में होती, पहले प्रीलिम्स होता है, पहले मेंस, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, मेंस के नंबर इंटरव्यू में जुड़ते हैं। मेंस में अगर आपने अच्छा अंक अर्जित कर लिया तो आपको अच्छी रैंकिंग मिल जाती है। आप मेरे से खुश होंगे कि भड़क जाएंगे? आप मेरे से खुश होंगे या भड़क जाएंगे? सर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से भड़क जाएंगे। क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए और आप बता रहे हैं कि परीक्षा 3 चरणों में होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, प्री ऐसे होता है, मेंस वैसे होता है। आप पूरी कहानी समझा दीजिए, पूरा सिविल सेवा समझा दीजिए, लेकिन आप ये ना बताइए जो मैं पूछ रहा हूं तो मैं कभी भी आपसे खुश या संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं आपसे संतुष्ट तब हो सकता हूं जब मेरे प्रश्न का आप सही उत्तर दे देंगे, जब मुझे आप सेटिस्फाइड कर देंगे, जब मेरी बात आप अपने प्रश्न का उत्तर पाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तभी मैं खुश होऊंगा। उस धर्मेंद्र सर वाली क्लास में जो ऊंचे वाला है वो दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार से परीक्षक भी यही चाहता है कि आप वही लिखिए जो आपसे पूछा गया है। ऐसा कुछ लिखेंगे जो पूछा नहीं गया है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप खुश हो सकते हैं कि मैंने कॉपी भर दी है लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। सर ऐसा होता है क्या? क्या बच्चे ऐसी गलती करते हैं? आप लोगों ने तो बहुत सारी कॉपियां देखी होंगी, बहुत सारे आंसर चेक किए होंगे, तो क्या ऐसा होता है? विद्यार्थी कई बार ऐसा करते हैं कि ऐसी बातें लिख देते हैं जो नहीं पूछा गया और ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो पूछा गया। यस, यही तो मेन प्रॉब्लम ही आ रही है बच्चों के साथ। बच्चों की मुख्य समस्या वर्तमान में यही है कि वैसी तमाम बातों को लिखते जा रहे हैं जो पूछा नहीं गया है और ऐसी तमाम बातों को छोड़ते जा रहे हैं जो पूछा गया है। एग्जाम्पल देके बताइए और ये भी मुझे समझाइए कि सर ये गलती क्यों होती, क्योंकि आज का 15 मिनट 20 मिनट का क्लास आपके आंसर राइटिंग की तकनीक बदल देगा। आज का 15-20 मिनट का सेशन आपके आंसर राइटिंग का तरीका बदल देगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। हेडिंग मैंने बना दी, मैं केवल 10 मिनट समझाऊंगा आपको, 10 मिनट आपको मैं केवल समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए ये भी बताइए कि कौन से संशोधन ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। सवाल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कमीशन ने आपसे सवाल पूछा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि वह कौन से संशोधन हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। और यह प्रश्न देखते ही आप खुश हो गए कि क्या सवाल आया है। इतना खतरनाक तरीके से इमरान सर ने हमको संविधान संशोधन पढ़ाया है, आज परीक्षक भी याद करेगा क्या बच्चे ने मुझे ज्ञान दिया है। ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसे हर पॉइंट समझाऊंगा कि आज टीचर सोचेगा कि वास्तव में यही बच्चा एसडीएम बनने लायक है। और आपने लिखना शुरू किया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया है। लो मैं तुमको बता दे रहा हूं, संविधान संशोधन निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में हमारे सर ने बताया है, ये नहीं लिखा आपने, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार केवल 2 प्रकार के संशोधनों की चर्चा की गई है। अतः 368 की परिधि में साधारण बहुमत वाले संशोधन नहीं माने जाते। भारतीय संविधान के कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो केवल साधारण बहुमत से होते हैं, जैसे ये। लेकिन ध्यान रहे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रावधान होते हैं और संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद को दी गई है। यही संविधान संशोधन की आलोचना भी मानी जाती है। संविधान संशोधन के लिए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह भी संविधान संशोधन की बुराई मानी जाती है। संविधान संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों की सहमति ली जाती है, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति ली जाती है। लेकिन फिर भी संविधान संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान को जीवंत, गतिशील, परिवर्तनशील और गत्यात्मक बनाती है।
क्योंकि इससे नए अधिकारों को शामिल किया जा सकता है, संविधान को विकसित बनाया जा सकता है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज बन पाता है। आपने सारा ज्ञान दे दिया। अब आप लिख कर आए हैं और अपने दोस्त से बता रहे हैं कि मैंने ऐसा आंसर आज लिखा है जिस आंसर में संविधान संशोधन का ऐसा कोई हिस्से नहीं जो मैंने छोड़ा हो। एग्जामिनर समझ जाएगा क्या ज्ञानी बच्चा आया है आज। और आपका भी मन करता है कि इतना आखिरकार इमरान सर ने इतना डिटेल में पढ़ा दिया है, ये ज्ञान किस दिन काम आएगा अगर आज मैंने सब लिख के नहीं बता दिया तो। और यहीं से आप बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं तो आपका मन करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दें। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आप अपने परीक्षक को कितना भी ज्ञान दे दें, आपका परीक्षक कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आपका परीक्षक इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकता कि आपने उसको कितना ज्ञान दे दिया, क्योंकि आप अपने परीक्षक को कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते जो ज्ञान उसके पास ना हो। आपका परीक्षक आपसे केवल इस बात से संतुष्ट हो सकता है जो पूछा गया वो बताया गया कि। इसलिए पहली गलती आप बच्चों से क्या होती है, आपका विस्तार और उत्तर की परिधि गड़बड़ हो जाती है। अगर आप अपने उत्तर के विस्तार और उत्तर की परिधि को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले प्रश्न को समझें, पहले प्रश्न की डिमांड को समझें। और जब तक आप प्रश्न की डिमांड को नहीं समझेंगे, प्रश्न की मांग को नहीं समझेंगे, तो कई बार आप ऐसा कुछ लिख बैठेंगे जो पूछा नहीं गया है, ऐसा कुछ छोड़ देंगे जो पूछा गया है। इसलिए जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पहले प्रश्न को समझो। उत्तर लिखना दूसरी बात है। पहले प्रश्न की डिमांड को समझिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्योंकि जब तक आप डिमांड नहीं समझेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। घर में एक छोटा 2 साल का बच्चा रोता है क्योंकि माँ बाहर चली गई है, और पूरा घर लगा है कि बच्चे को चुप कराया जाए। कोई ऊपर से घुनघुना बजा रहा है कि बच्चा चुप हो जाए, कोई उसे जादू दिखा रहा है कि बच्चा चुप हो जाए, कोई उसे खिलौना ला के दे रहा है कि बच्चा खुश हो जाए, कोई उसे पानी पिला रहा है कि बच्चा खुश हो जाए, कोई उसे दूध पिला रहा है कि बच्चा चुप हो जाए, कोई ताली बजा के खुश कर रहा है कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं चुप हो रहा है। इतने में उसकी माँ आती है, और जब बच्चे को देखती है कि इधर उधर पलट के रो रहा है, तुरंत माँ कुछ नहीं करती है, न झुंझुना देती है, न खिलौना, न दूध देती है, न पानी, न सर्कस दिखाती है, न ताली बजाती है। माँ उसकी जो पैम्पर है वो चेंज कर देती है, उसकी लंगोट बदल देती है, और उसके नीचे सूखा हो जाता है और बच्चा तुरंत चुप के किलकारियां मारने लगता है। क्या और लोगों ने कोशिशें नहीं की थी चुप कराने की? की थी। चुप करा पाए? नहीं करा पाए। माँ ने चुप कराया? हाँ। कैसे? क्योंकि माँ बच्चे की डिमांड समझ गई। माँ बच्चे की डिमांड समझ गई, बच्चा क्यों रो रहा है। माँ समझ गई बच्चे ने वॉशरूम किया, उसका लंगोट गीला हो गया, उस गीले से उसको उलझन हो रही, जिसलिए वो रो रहा है। उसने लंगोट बदला और बच्चा चुप हो गया, क्योंकि माँ बच्चे की डिमांड को समझ पाई और घर के सारे लोग बच्चे के डिमांड को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उसे खुश नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि आप परीक्षक को तब तक खुश नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रश्न की डिमांड को नहीं समझेंगे, जब तक आप प्रश्न की मांग को नहीं समझेंगे। प्रश्न की मांग को समझ लिए तो चुटकियों में आप परीक्षक को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप प्रश्न की डिमांड को समझिए, और जैसे ही प्रश्न की डिमांड को समझिए तो इस बात का ध्यान रखिए, हम ऐसा कुछ ना लिखें जो नहीं पूछा गया है, ऐसा कुछ ना छोड़ें जो पूछा गया है। तो उस प्रश्न में आपको क्या लिखना चाहिए? केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उन विषयों की चर्चा जिनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों की सहमति दी गई है। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपका नंबर मिलेगा नहीं, नंबर कटेगा। ये पहला तरीका समझ में आ गया सबको? सबा, डिम्पल, आकांक्षा, अंजलि, एकता, अविनाश और भी जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, क्या पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? पहला तरीका आपको समझ में आ गया कि हमें किस बात का ध्यान रखना उत्तर लिखने में? ये आपको अच्छा अंक दिलाता है, ये एक अच्छा अंक माना जाता है। दूसरा तरीका है प्रामाणिकता। आपका उत्तर कैसा होना चाहिए? आपका उत्तर जो है वह प्रामाणिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्तर प्रामाणिक होना चाहिए, और प्रामाणिक होने के लिए तर्क देना पड़ेगा। पॉलिटी में अपने उत्तर को प्रामाणिक कैसे बनाएं? पॉलिटी में अपने उत्तर को प्रामाणिक बनाने के लिए अनुच्छेद का की चर्चा कीजिए, संशोधन की चर्चा करिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की चर्चा करिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की चर्चा करिए, केस या वाद या निर्णय की चर्चा करिए। जब इन बातों से अपनी बात को रखेंगे तो आपका उत्तर प्रामाणिक हो जाएगा, और कोई भी परीक्षक आपकी हल्की बात पर
लोड नहीं लेगा, आपकी गहरी बात पर लोड लेगा। जब तक आप तर्कों के साथ बात नहीं करोगे तब तक आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। मैं कहता हूं कि नोट करो, ये परीक्षा का सवाल है क्योंकि यूपीपीसीएस 2025 में आया है। मैं प्रमाण देता हूं तब मेरी बात आप मानते हो, वैसे नहीं मानोगे। मैं कहता हूं कि ध्यान रखिए, ये सवाल यूपीएससी 2024 में पूछा गया था। मैं कहता हूं कि ध्यान रखिए कि ये सवाल यहां पर पूछा गया था। मैं प्रमाण देता हूं ना आपकी बात का, तब तो मेरी बात का महत्व देते हो। अरे अरे इंपॉर्टेंट सर ने बताया है, उस एग्जाम में पूछा गया था। अगर अपने उत्तर को आप प्रमाणिक नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, हल्का उत्तर माना जाएगा। गहरा उत्तर कैसे बनता है? प्रमाण के साथ। प्रामाणिकता हर विषय की एक ही जैसी होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। हिस्ट्री वाले टीचर हिस्ट्री में बताएंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में बताएंगे, इकोनॉमी वाले इकोनॉमी में बताएंगे। मैं आज के लिए पॉलिटी की बात कर रहा हूं। अगर अपने पॉलिटी का उत्तर प्रमाणिक बनाना है तो आप अनुच्छेदों का प्रयोग करिए, संशोधनों का प्रयोग करिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का प्रयोग करिए, रिपोर्ट और आयोगों की सिफारिशों का प्रयोग करिए, विभिन्न केसेस और वादों का प्रयोग करिए, कुछ स्टेटमेंटों का प्रयोग करिए। जैसे भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद कुछ विद्वानों ने इसे एकात्मक या अर्धसंघी कहा, जैसे केसी वियर और आइवर जेनिंग्स ने। अगर केसी वियर और आइवर जेनिंग्स का नाम अपने उत्तर में नहीं डालोगे तो आपकी बात हल्की हो जाएगी। आप कहते हो भले ही यद्यपि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है, फिर भी भारतीय संविधान को संघात्मक माना गया है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। आप डॉक्टर अंबेडकर का कोट कर दीजिए, उत्तर प्रमाणिक हो जाएगा। आप कहिए कि भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कैसे मान ले? लिख दो, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कहा गया है। आप कहिए कि भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में निम्न सदन का विघटन होता है। कैसे मान ले? क्योंकि अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन भारत का राष्ट्रपति करता है। आप बताइए कि भारत में बहुमत दल का शासन है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन यह नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को करता है। अगर आप ये कहते हैं कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने कहा है कि संविधान संशोधन की सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। अगर आप कहते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जॉब बेटा कम करना पड़ेगा। 12 घंटे जॉब करने के बाद पढ़ाई मुश्किल है। जॉब की समय 8 घंटे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 12 घंटे करने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोई तरीका मेरे पास नहीं है। अगर आपको 12 घंटे जॉब करनी है तो जिंदा रहने के लिए आपको 6 घंटे सोना भी पड़ेगा, और दिन भर की दिनचर्या को करने के लिए आपको 3 से 4 घंटा और भी गतिविधि करनी पड़ेगी, जिसमें नहाना धोना, खाना पीना, लोगों से बातें करना है। तो आपके हो गए 22 घंटा। कब पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे। मैं नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा कोई उत्तर नहीं है। शशांक भैया पूछ रहे सर 12 घंटे की जॉब करने के बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, कैसे मैनेज करूं? नहीं होगा मैनेज। 12 घंटे के बाद मैनेज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। तरीका तब बता सकता हूं जब उस जॉब को 8 घंटे कर लीजिए, तब 4 घंटे मिलेगा, वही रिवीजन हो जाएगा। 12 घंटे के बाद कहाँ समय बचेगा? 24 घंटा है, किसी के पास 26 घंटा है। 12 घंटे जॉब करेंगे, 6 घंटे कम से कम सोएंगे, वैसे 7 घंटे सोना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, 19 हो गया। 1 घंटे फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, 20 हो गया। 1-2 घंटे खाएंगे पिएंगे, 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, कहाँ समय बचा? कैसे करेंगे? छोड़ दीजिए। उर्मिला कुशवाहा जी कह रहे हैं कि सर यदि एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उस कंडीशन में क्या करें? तो अभी इस पर क्यों आ गई नहीं पता है? अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं। ये दांव पेच कब बताया जाता है? ये दांव पेच कब बताया जाता है? लास्ट में बताया जाता है बेटा। उर्मिला, ये शुरुआती प्रश्न नहीं है। आपको मैं पहले दिन गाड़ी पर बैठाकर स्टीयरिंग सिखा रहा हूं कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है। फिर आप कह रहे हो कि सर मान लीजिए किसी समय अगर हमारी ब्रेक फेल हो जाए तो हम अपनी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करें? अरे पहले गाड़ी चलाना तो सीख लो, तब मैं बताऊंगा कि ब्रेक फेल होने पे कैसे कंट्रोल की जाएगी। कुशवाहा जी, अभी आप इस नेगेटिव बात पे क्यों चलेंगे? अभी पॉजिटिव बात तो सीखिए।
आप नेगेटिव पे कहाँ, अभी कैसे मान ली हमें हमें प्रश्न नहीं आ रहा, पढ़ा किस लिए रहे हैं आपको? हम प्रश्न आने के लिए पढ़ा रहे हैं? ये तो बाद की बात है कि प्रश्न ना आने पर कैसे खेल खेला जाएगा, कैसे एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है, लेकिन वो बात की बात है, अभी शुरुआत की बात नहीं है। ठीक है। तीसरी बात यह है, शब्द कम पड़ जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करें? अंजलि कह रहे हैं सर लिखते टाइम शब्द कम पड़ जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करें? ये साफ साफ ये बताता है आपके पास ज्ञान का अभाव है। जिस दिन आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा अंजलि दुबे, आप ये सवाल नहीं करिए, आपका सवाल बदल जाएगा। आप कहेंगे सर मेरा उत्तर बहुत बड़ा हो जा रहा, कैसे छोटा करें? जैसे जैसे आपकी पॉलिटी में हर विषयों में ज्ञान बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं होगी शब्द कम पड़ जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके शब्द ज़्यादा हो जा रहे, कैसे 125 शब्दों में लिखें। हमने संविधान संशोधन में इतना कुछ जान रखा है, हम कैसे संविधान संशोधन का मूल्यांकन 125 शब्दों में करें? चैलेंज ये आएगा। और अगर अभी आपका चैलेंज ये आ रहा है कि शब्द कम पड़ जाए, तो आपको ज्ञान ही नहीं है, अभी आपको विषय की जानकारी ही नहीं, इसलिए आपके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। प्री निकालकर मेंस देने वाले बच्चों को कभी समय शब्द कम नहीं पड़ते, शब्द ज़्यादा हो जाते हैं। उनका चैलेंज ये होता है कि शब्द को कैसे समेटें। समझ में आई बात? अंजलि मेरी बात समझ पाई आप? अभी क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि अभी आपके पास ज्ञान का अभाव है, अभी आपके पास नॉलेज ही नहीं है। जब मैंने पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले कोई कहता कि भारतीय संविधान की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, क्या लिख पाते? आपके पास 50 शब्द नहीं थे लिखने के लिए। लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं अंजलि भारतीय संविधान की विशेषता को 125 शब्दों में बताइए, तो क्या चैलेंज आएगा? मैंने भारतीय संविधान की विशेषता 2000 शब्दों में बताया है। आपका चैलेंज होगा उस 2000 शब्दों को 125 शब्दों में कैसे लिखें। शायद मेरा एग्जाम्पल और मेरी बात आप समझ गए होंगे, और केवल अंजलि नहीं, क्लास का हर बच्चा समझ गया होगा, क्लास का हर बच्चा समझ गया होगा। अभी निष्कर्ष के बारे में कुछ नहीं बता सकता, अभी भूमिका के बारे में कुछ नहीं बता सकता, एक अच्छे उत्तर की कसौटी बता रहा हूं बाबू। निष्कर्ष लिखने का कोई फार्मूला नहीं है कि एक फार्मूला बता दें भारद्वाज जी उस पर निष्कर्ष लिखने लगिए। जब उत्तर लिखेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आपका निष्कर्ष आता जाएगा। वो आपकी इच्छा है, अर्पिता कल भी क्लास में बनाया था। हैंड रिटन नोट्स के अलावा अगर आप नोट्स खुद से शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बनाइए, नहीं बनाना चाहते तो आपकी इच्छा है। अगर आप टू द पॉइंट याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए डायग्राम आप नोट करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते तो आपकी इच्छा, नहीं बनाना चाहते तो भी आपकी इच्छा है। अर्पिता कल भी ये बात बताया था, आज भी बताया था। बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो आपकी इच्छा। ये तो अपने ऊपर है भैया कि सर क्या हमें रिवीजन करना चाहिए, ना करिए। क्या सर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मत करिए, लेकिन बहुत जरूरी है करना। ये सब तो चीजें आपके ऊपर है बेटा कि आप क्या करना चाहते हो। आप करेंगे तो आप में निखार आएगा, आप बेहतर बनेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है। समझ गए अर्पिता? यही बात मैं कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 10 बार बता चुका हूं। तो आगे चलकर मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपका चैलेंज ये नहीं आने वाला है कि हमारे पास शब्द सीमा ज्यादा कम पड़ रहा है। आपका चैलेंज ये आने वाला है कि हमारे पास शब्द सीमा ज्यादा, कैसे समेटें। तो मैं आपको क्या बताया कि उत्तर का दूसरा तरीका है कि उत्तर को अच्छा कैसे बनाए, उत्तर को प्रमाणिक बनाए। प्रमाणिक बनाने के लिए आप अनुच्छेदों का, संशोधनों का, डिसीजंस का और केस का प्रयोग करिए तो आपका उत्तर प्रमाणिक बन जाएगा। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? संतुलन। अब मैं फिर से अपनी बात को बता रहा हूं और चेक करते हुए बता रहा हूं। अब मैंने ये ठान लिया है, अनावश्यक सवालों का एक भी किसी कमेंट का उत्तर नहीं दूंगा मैं ना। मैं सारे कमेंट को देखूंगा, ऐसा जेन्युइन कमेंट जिसका उत्तर देना जरूरी है मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन अनावश्यक सवालों का कोई उत्तर नहीं दूंगा। ये मत समझिएगा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका सवाल जवाब देने लायक नहीं होगा तभी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले जवाब देने लायक सवाल पूछो आप, तभी उत्तर देंगे। सर दूसरी पीडीएफ नहीं मिल रही थी तो आपको ये उत्तर मैं नहीं दूंगा 19 से, क्योंकि आप बच्चों से पूछिए, टीम से पूछिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं खोज पा रहे हैं। तो अब मैं नया तरीका अपना लिया हूं कि आप जैसे बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। आप जैसे बच्चों को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है जो जेन्युइन सवाल है उसका उत्तर दिया जाए, बाकी बच्चे को सवाल के कमेंट को पढ़ा ही ना जाए। यही तरीका देखूंगा लेकिन इग्नोर कर दूंगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि आप लोग बाज नहीं आएंगे अपनी बात से, अपने काम से आप लोग बाज नहीं आएंगे। ऊट पटांग सवाल आप पूछते रहेंगे और इस
इंपॉर्टेंट समय को आप जाया करते रहेंगे, सदन का समय आप बर्बाद करेंगे। तो इससे बेहतर तरीका है कि ऐसे बच्चों का सवाल लिया ही ना जाए जिनके सवाल में कोई दम नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे सवाल में दम नहीं, तभी हमारा सवाल नहीं लिया जा रहा है। और सवाल में दम होगा तो मैं ज़रूर आपको उत्तर दे दूंगा जो भी सवाल आएगा। फालतू के सवालों का पास के लिए न तो PW के पास टाइम है, न तो मेरे पास टाइम है। ऐसे कोई सवाल का उत्तर नहीं दूंगा। नवनीत, ये सारे सवाल का जवाब बच्चे आपको स्वयं दे दें। कहाँ PDF मिलेगी, पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, ये सब बच्चे देते रहेंगे आपको। ठीक, किसी भी अनावश्यक सवाल का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा। अब आप कितना भी आप शिकायत करते रहेंगे, सर मेरा कमेंट आप नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे। पहले उत्तर देने लायक सवाल पूछिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। तीसरी बात है कि उत्तर का संतुलन बेहतर बनाएं। क्या बनाएं? तब पहले उत्तर का संतुलन बेहतर बनाएं। कई बार क्या होता है, आपका उत्तर एकांकी हो जाता है, इसकी वजह से भी नंबर आपका कट जाता है। इसका वजह से भी आज मैं केवल ये बताऊंगा, ये 5 चीजें। फिर किसी दिन मैं भूमिका लिखने का तरीका बता दूंगा, मैं किसी दिन निष्कर्ष लिखने का तरीका बता दूंगा। आज ही सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज इसके बाद भी पढ़ना भी आधे घंटे बीत गए क्लास के हम लोग के, और आधे घंटे का ही समय लिया था मैंने आज आपका। संतुलन का मतलब यह होता है, कई बार एक ही प्रश्न के भीतर एक से अधिक प्रश्न छिपे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए संविधान संशोधन का मूल्यांकन कीजिए। मान लीजिए संविधान संशोधन की चर्चा करते हुए संविधान संशोधन का मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चे क्या, अब 125 शब्द में आंसर आ जाए लिखने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, 100 शब्द में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखते हैं, और लास्ट में 25 शब्दों में या 20 शब्दों में वो मूल्यांकन करते हैं। नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या दिक्कत आ गई आपके उत्तर में? आपके उत्तर में संतुलन का दोष आ गया। आपके उत्तर में कौन सी दिक्कत आ गई? संतुलन ठीक नहीं है। आपके प्रश्न के भीतर 2 प्रश्न थे, आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी बतानी थी, संविधान संशोधन का मूल्यांकन भी करना था, लेकिन आपने ज्यादा शब्द संशोधन की प्रक्रिया में खर्च कर दी और मूल्यांकन को सही से नहीं बता पाए, नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी प्रश्न का उत्तर लिखिए तो देखिए केवल एक के प्रश्न है या एक प्रश्न के भीतर और भी प्रश्न छिपे हुए हैं। अगर उसमें 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं तो दोनों को बराबर भाग में आप महत्व दीजिए। दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर होना चाहिए, दोनों पर बराबर शब्द खर्च कीजिए। उत्तर एकांकी नहीं होना चाहिए, दोनों प्रश्नों के बारे में आपको व्याख्या करना चाहिए, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिए, दूसरी बात ध्यान रखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। भाषा का प्रवाह कैसा होना चाहिए? भाषा के प्रवाह की अगर बात किया जाए, क्या भाषा का प्रवाह की अगर बात किया जाए, भाषा शैली इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर वाक्य पिछले वाक्य का परिणाम हो और अगर आने वाले वाक्य की भूमिका हो। मतलब जब कोई आपका उत्तर पढ़े तो उसके प्रवाह में आकर वह बहता हुआ चला जाए। गागी, काकी, आई नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलने में कई बार फंसते हो कि आप अपना सामान परिचय दीजिए, तो कोई कहता मैं मेरा नाम नवनीत कुमार है, मेरे पिता बैंक में रहते हैं, और हम सोचते थे कि हम तैयारी कर लें। एक दिन पिताजी ने कहा कि आप चले जाओ इलाहाबाद, वहाँ से कोचिंग कर लो। लेकिन हमने हाई स्कूल अपने गांव से ही किया था और उसके बाद आके हम तैयारी करने लगे। लेकिन हमने BA जो किया वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके किया। अरे क्या बता रहे हो भाई, ये आप क्या कहना चाह रहे हो? बात में कोई क्लियरिटी ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्या ऐसा आपके साथ होता है? हाँ सर, यही वाक्य संरचना तो नहीं बनती, यही भाषा प्रवाह तो नहीं बनती है। लेकिन इसी बात को अगर आप कहें, मेरा नाम नवनीत कुमार है, मेरे पिता का नाम माता बदल है, और मैं गांव के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था, और उसके बाद मैंने कक्षा 10 तक की पढ़ाई अपने पास के इंटर कॉलेज में किया, और हाई स्कूल के एग्ज़ाम के समय एक बार SDM का दौरा हुआ जिसमें पूरे स्कूल की चेकिंग की गई। तभी मुझे पहली बार ये पता चला कि SDM के पास इतनी पावर होती है जो किसी भी प्रशासन पर इस प्रकार से नियंत्रण रखता है। तभी मेरे मन में पहली बार यह विचार आया कि मुझे भी सिविल सेवा की तैयारी करनी है। तत्पश्चात मैंने अपने पिताजी से गुजारिश की, मुझे इंटर के बाद इलाहाबाद जाकर सिविल सेवा की तैयारी करनी है, और इंटर के बाद मेरे पिताजी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला कराया और मैं PW में आकर अपनी सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ कर दी। और मैंने पहले ही प्रयास में अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को सफल किया, और इंटरव्यू में मैं आपके सामने हूँ, और उम्मीद करता हूँ
कि इस बार मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये क्या है? ये भाषा का प्रवाह है, तारतम्यता है, क्रमबद्धता है। एक बात के बाद दूसरी बात अपने आप क्लियर होती जा रही है और आपका मन कर रहा और बोलो सर, और बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। 1.5 घंटे की क्लास आप कहते हो कि सर आपकी क्लास 2.5 घंटे की होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हम सुनते रहें। क्यों? कौन सी ऐसी मेरी अदा है जो आपको सुनने पर मजबूर कर रही है? वो भाषा का प्रवाह है, वो तारतम्यता है, वो आवाज का उतार और चढ़ाव है। उसी प्रकार से जब लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखिए कि उसके प्रवाह में आपका परीक्षक बह जाए। और ये प्रवाह एक दिन में नहीं आएगा। ऐसा कोई मसाला हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई मशीन हमारे पास नहीं है जिस मशीन के सहारे हम एक दिन में आपका प्रवाह बना दें। प्रवाह धीरे धीरे बनता है, समय के साथ बनता है। बोलते, मैं पहले दिन 2014 में पढ़ाना शुरू किया, क्या तब पहले दिन मैं इसी तरीके से बोलता था? यही धारा प्रवाह था, यही भाषा शैली थी, ऐसे ही हमारे शब्दों का चयन था, ऐसी ही हमारी तारतम्यता थी? इसका 10% भी नहीं था। ये कैसे आई है? धीरे धीरे आई है। तो आपकी कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी, लिखते लिखते आएगी। मेंस में बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की मुख्य वजह यह है, हर बच्चा इतना उतावला है, हर बच्चा इतना ज़्यादा उत्सुक है, वो अपने पहले ही आंसर में टॉप कर देना चाहता है। वो सोचता है कि हम अपना पहला आंसर ही ऐसा लिख दें कि हम टॉप कर जाएं। जीवन में नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत रामबाण तरीका बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब तक आप 50 खराब उत्तर नहीं लिखेंगे, गलत उत्तर नहीं लिखेंगे, बेकार उत्तर नहीं लिखेंगे, तब तक आपका एक अच्छा उत्तर नहीं बनेगा। अब आप ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने 50 खराब उत्तर लिख लिए? बगैर 50 खराब उत्तर लिखे आप एक अच्छे उत्तर की कल्पना नहीं कर सकते। यानी प्रीलिम्स एक दिन में आ जाएगा, लेकिन मेंस आते आते आता है। और एक बार अगर आ गया तो फिर किसी इमरान सर की जरूरत आपको नहीं होगी। आप खुद इमरान सर का भी मूल्यांकन कर देंगे, इस कलम का मूल्यांकन कर देंगे, पीडब्ल्यू की विशेषता स्पष्ट कर देंगे, अपने परिवार का मूल्यांकन कर देंगे, कुछ भी लिखने लगेंगे। लिखना एक अप्रोच है, लिखना एक कला है, प्रस्तुतिकरण एक कला है, और ये एक दिन में किसी बच्चे को नहीं आ सकती। न तो भारत का कोई शिक्षक है जो किसी विद्यार्थी को एक दिन में ये सिखा सकता है। ये सीखने के लिए समय लगता है। प्रीलिम्स एक दिन में सिखा सकता है। मैं अभी बता सकता हूं, भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 60 में है, याद हो गया। हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है, प्रीलिम्स तैयार हो गया। लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, देश की कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, ये मैं एक दिन में कभी नहीं लिखवा सकता। इसको समझाऊंगा, आप फिर लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, तब जाकर वो स्थिति आएगी कि आप कार्यपालिका की भूमिका लिख पाएंगे, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति लिख पाएंगे। प्रीलिम्स एक झटके में याद हो सकता है, मेंस के लिए वक्त लगता है, ये लिखते लिखते आता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को फिर से समझाना चाहूंगा, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा उत्तर कब अच्छा बनेगा। 50 खराब उत्तर के बाद बनेगा, और 50 खराब उत्तर के पहले आप रुक गए और यही सोचकर हर बार 10 उत्तर लिख के रुक जाते हैं कि मैं अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर पाता हूं। पूरे जीवन आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, पूरी लाइफ आप प्रयास करते रह जाएंगे, लेकिन आंसर आप लिख नहीं पाएंगे। अगर 10-10 उत्तर लिख के रुकेंगे, आप पहले 50 खराब उत्तर लिखो, उसके बाद पहला अच्छा उत्तर बनेगा। तो क्या हर एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमें 50 खराब उत्तर लिखने पड़ेगा? हमने ऐसा कब कहा? शुरुआत करने के लिए 50 खराब उत्तर लिखना पड़ेगा। जिस दिन 50 खराब उत्तर लिख लिए, उसके बाद हर एक उत्तर आपका अच्छा उत्तर बन जाएगा। किसी मुद्दे पर आपका अच्छा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि 50 खराब उत्तर लिखने के बाद आपके अंदर अप्रोच आ जाएगी, आपके अंदर उत्तर लिखने की कला आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा। और बिना एक उत्तर लिखे आप कल्पना करते हैं कि हम आंसर राइटिंग कर लें? एसडीएम बनना इतना आसान होता साहब ना। भारत, उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ आबादी सब एसडीएम बन जाते। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, लगातार जिद पे अड़े रहना पड़ेगा, तब जाकर कुछ मिलता है। और ये जेन जी जनरेशन बगैर धैर्य रखे, बगैर हार्ड वर्क करे मलाई खाना चाहती है। ये जेन जी जनरेशन बगैर पेशेंस रखे और बगैर हार्ड वर्क करे, बगैर एफर्ट लगाए चाहती है कि मलाई पहले चम्मच में मुझे खिला दिया जाए। ये कल्पना हो सकती है, हकीकत नहीं, ध्यान रखिएगा।
मैं तो बड़ी कड़वी और सच बातें करता हूँ बच्चों से, और जो वो समझ गया वो कामयाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन कड़वी और सच बातों को जो समझ जाएगा फिर उसको कामयाबी से कोई रोक भी नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको किसी गफलत में नहीं रखना चाहूँगा। मैं कुछ ऐसी फालतू की खुश करने वाली बातें नहीं करूँगा। मैं आपको झूठी तसल्ली कभी नहीं दूंगा। जो वास्तविकता है सिविल सेवा की, मैं उसी से परिचित कराऊंगा, और उस वास्तविकता से परिचित हो गए और आप कर लिए तो देन यू विल सक्सेस, आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहले 50 खराब उत्तर लिखिए, तब एक अच्छे उत्तर के बारे में आप सोचिएगा, और एक अच्छे उत्तर में ये सारी चीजें होती हैं, इसको अपने कॉपी में नोट करिए। तीसरी बात, आपका व्याकरण अच्छा होना चाहिए। अगर मैं अभी आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आपकी कॉपी में बहुत सारा रेड पेन लग के आता होगा। कई बार आप क्या करते हैं, शब्दों को गलत लिखते हैं, व्यवहारिकता गलत लिख रहे हैं, संविधाने गलत लिख दिए, उत्पत्ति गलत लिख दिए, आहर्ता गलत लिख दिए, परिधि गलत लिख दिए, प्रामाणिकता गलत लिख दिए। अगर इसी को बोलते हैं वर्तनी दोष, इंग्लिश में कहा जाता है स्पेलिंग स्पेल्ट। और अगर आपके उत्तर में वर्तनी का दोष है तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आपको यह नहीं पता है कि कॉमा कहां लगता है, अल्प विराम कहां लगता है, सेमी कॉलन किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहां लगता है, पूर्ण विराम कहां लगता है, पैराग्राफ कहां चेंज होता है, तब भी आपके उत्तर पर प्रभाव पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है उसे पता होता है ना कब अपनी आवाज को दम देना है, कब अपनी आवाज को उठाना है, कब अपनी आवाज को गिराना है, कब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना है, कब आंखें निकाल लेनी है, कब बैक हो जाना है, कब मुस्कुरा देना है, कब हंसना है, कब आपको एकदम कंसंट्रेट बना देना है। ये सारी अदाएं मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? नहीं करता हूं तो पॉलिटी इतनी मजेदार आपके लिए नहीं बन पाती, क्योंकि हर चीज का तरीका है कि कब आपको फुल एक्शन में लाना है। इसी तरीके से अपने उत्तर में भी कहीं कॉमा लगता है तो कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, कहीं पूर्ण विराम लगता है, कहीं अल्प विराम लगता है। इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं आपने? इसका भी ध्यान रखना पड़ता है आंसर में। यस, इसका प्रभाव पड़ता है, इसका नंबर मिलता है, इसके नंबर कटते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको अनुशासित बनाता है। व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान इसमें आपको होना चाहिए। लेकिन मैं व्याकरण पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे ऐसे सेशंस पड़े हुए हैं, लोगों के देखिए। और सबसे अंतिम बात है प्रस्तुतिकरण। आपका परिधि अच्छा हो, उत्तर प्रामाणिक हो, उत्तर संतुलित हो, भाषा का प्रवाह शानदार हो, व्याकरण में कोई अशुद्धि ना हो, लेकिन आपका प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है सर? प्रेजेंटेशन। कि जब आप अपना उत्तर लिख रहे हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे है। कुछ लोगों को कॉपी मिलेगी, और कॉपी मिलने के बाद उत्तर लिखना शुरू किए, और यहां से शुरू करेंगे और ऐसा उत्तर लिखेंगे कि नीचे तक मक्खी को बैठने का मौका नहीं देंगे, कि मक्खी भी ना बैठ जाए। एग्जामिनर नंबर देने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते, एकदम ऐसे फुल करेंगे और कहेंगे ठूस ठूस के लिखा है मैंने। ये बीए की कॉपी है साहब, पीसीएस की कॉपी नहीं है। आपके घर में कुछ मेहमान आते हैं, और जब मेहमान आते हैं उनके लिए जब आप नाश्ता लेके जाते हैं, एक कटोरी लेके जाइए, इसी में बिस्कुट 4 ठो रख लीजिए, 2 मुट्ठी नमकीन रख लीजिए, इसी में बगल में सेवई डाल दीजिए, और उसके पश्चात इसी के अंदर आप सोहन पापड़ी रख दीजिए, फिर बीच में कुछ आप यहाँ पर पेस्ट्री रख दीजिए, और एक एक प्लेट में ठूस के ले जाइए। सारा आइटम रहेगा, लेकिन मेहमान भड़क जाएगा, हो सकता है आपका घर छोड़ के चला जाए कि किस गंवार के घर आ गए हम। जबकि आपने बिस्किट, नमकीन, पेस्ट्री सब कुछ लिया है, सब है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका मेहमान भड़क गया, वो पानी पीने को तैयार नहीं है आपके यहां। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन खराब है, आपका प्रस्तुतिकरण खराब है। समझ में आया एग्जाम्पल? ये आपके पास केवल बिस्किट नमकीन हो, लेकिन देने का सलीका होना चाहिए, देने का तरीका होना चाहिए। पहले आप छोटे से चीनी मिट्टी के बर्तन में बिस्किट रखिए, एक में नमकीन रखिए, बिस्कुट एकदम सजा सजा कर ऐसे क्रम से रखिए, ऐसे लगे कि इसको कोई डिजाइन बनाया गया है, इसमें कहीं छपाई हुई है। नमकीन बिल्कुल आराम से रखिए ताकि मूंगफली के दाने ऊपर आ जाए, ऊपर से एक स्पून लगा दीजिए। इन दोनों ट्रे
प्याली को एक बड़े से ट्रे में रखिए और 2 शीशे का ग्लास ले लीजिए। कितना भी बड़ा मेहमान होगा लेकिन सम्मान पूर्वक को नाश्ता करके जाएगा, क्योंकि आपके पास भले बिस्किट नमकीन था लेकिन देने का तरीका था। और जो देने का तरीका होता है इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। कि आपको दिया कैसे जा रहा है। लक्ष्मीकांत आपके लिए मुश्किल थी और ये क्लास आपके लिए आसान बन गई। किस वजह से? प्रेजेंटेशन की वजह से। कि मैं पॉलिटी कैसे परोस रहा हूं, मैं पॉलिटी कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, किस तरीके से मैं बात को उठाकर खत्म कर रहा हूं, कैसे मैं स्टोरी के माध्यम से एक एक चीजें आसान कर रहा हूं। इस वजह से पॉलिटी आपकी बेहतर बनती जा रही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन शानदार है। और आपका प्रेजेंटेशन ये है, ऐसे लिख रहे हैं आंसर आप, जैसे ठूसा हुआ नाश्ता है। जैसे ठूसे हुए नाश्ते से मेहमान भड़क जाता है, वैसे ठूसे हुए आंसर से आपका परीक्षक भड़क जाएगा। लिखकर प्रैक्टिस करिए। शिवानी शिवम, अधिक से अधिक लिखिए, टाइमर लगा के लिखिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, दूसरे से बुलवा कर लिखिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, तब हो जाएगा बेहतर। और सबसे अंतिम बात, अंकुर यादव, यही तो बेटा, यही तो बर्बाद कर देगा आपको। अंकुर यादव जी कह रहे सर अब प्लीज पढ़ाइए, नींद आने लगी है सुनते सुनते। यही नहीं सुन पाए तो इसीलिए तो कुछ होगा नहीं बेटा। पढ़ाने तो पूरा पढ़ा ही रहे हैं, 10 शिक्षक मिलकर पढ़ा रहे हैं आपको। मैं भी पढ़ा रहा हूं पिछले 20 घंटे से, और अभी आपको 70 घंटे और पढ़ाऊंगा। लेकिन अंकुर यादव, अगर इसे नहीं सीख पाए आप ना, आंसर लिखना, 10 साल तैयारी करोगे, एक मेंस नहीं निकाल पाओगे बेटा। एक मेंस नहीं निकलेगा, 10 साल प्री की तैयारी करके वापस लौट जाओगे घर। यही तो वर्तमान की युवा पीढ़ी को प्रॉब्लम है। जहां मेन बातें हो रही है वहां नींद आ रही है आपको। ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा बेटा आपको। एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, नंबर कैसे मिलते हैं, नंबर क्यों कटते हैं। सोचिए, इस स्थिति में, इस मनोयोग में, ऐसी माइंडसेट में आप क्या आंसर राइटिंग सीख पाएंगे। जो इस आंसर राइटिंग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं डिस्कस कर रहा हूं। जितनी पॉलिटी मैंने अब तक पढ़ाई है, उस पॉलिटी के बीच सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिस पहलू पर डिस्कस किए बगैर बच्चा खोखला हो जाएगा। आंसर राइटिंग में 10 उत्तर भी कायदे से नहीं लिख पाएगा। और अगर आंसर राइटिंग लिखना आप नहीं सीख पाए बेटा, तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। 10 साल तैयारी कर लो, तैयारी करने का संतोष मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा कभी। प्रीलिम्स केवल मेंस में जाने का अवसर देता है, और मेंस की शैली आपको एसडीएम और डिप्टी एसपी बनाती है बेटा। और आप कह रहे हो कि आगे पढ़ाइए, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं सुन पाएंगे। क्या कर पाओगे बेटा? जब आधे घंटे लिखने का तरीका नहीं सीख पा रहे हो तो आप 10 घंटा लिखोगे क्या? गंगा सिंह, टीना डॉबी बनने के लिए ना 10-10 घंटा राइटिंग स्किल पर काम करना पड़ता है, तब कोई आईएएस टॉपर एसडीएम बनता है। और आप जैसे बच्चे जो लिखने का तरीका में 15 मिनट में नींद आ रही है, वो क्या करेंगे जीवन में? यही तो प्रॉब्लम है बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। और शिक्षक मजबूर हो जाता है। आपस में शिक्षक बात करते हैं कि सर बहुत गहरा पढ़ा दोगे तो बच्चे वो पढ़ने को तैयार नहीं है। बच्चों को उतने पढ़ाओ जितने में बच्चे को मजा आता है। और यही वजह से 1 लाख पढ़ रहे हैं, 1000 भी सिलेक्ट नहीं होते। 1 लाख बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, रिजल्ट 500 का भी नहीं आता है, क्योंकि इसी माइंडसेट के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, इसी माइंडसेट के बच्चे पढ़ा रहे हैं। क्या ये टीचर का मनोबल बढ़ाएंगे कि गिरा देंगे? और लिखते रह जाओगे 10 साल आंसर राइटिंग, पता लगा कि एक अच्छा आंसर भी नहीं लिख पा रहे हो। हाँ, चलो अंतिम बात बता करके फिर मुद्दे पे आते हैं। आप लोग को लेवल ही नहीं है जो लेवल आप लोगों को दिया जाए। खैर, क्या करेंगे आप लोग? तो आपको आंसर का प्रस्तुतिकरण बेहतर करना है, और आंसर का प्रस्तुतिकरण बेहतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आंसर को बेहतर करने के लिए आप भूमिका लिखिए तो 2-2.5 लाइन में पैराग्राफ चेंज हो जाए। फिर उसके बाद बॉडी लाइन आपका बीच में होना चाहिए। और निष्कर्ष लिखने के लिए कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप नीचे की 2.5 से 3 लाइन ऐसे लिखिए। ये उत्तर का फॉर्मेट होना चाहिए। और ये जो बॉडी लाइन होना चाहिए, जब आपके पास शब्द सीमा ज्यादा हो जाए, जब आपके पास शब्द सीमा ज्यादा हो जाए, तो शब्द सीमा को कम करने के लिए पॉइंट में लिखने का प्रयास करिए।
डायग्राम में लिखने का प्रयास करिए, फ्लो चार्ट को बनाइए, ताकि आप कम शब्दों में ज़्यादा बात लिख पाएं, ताकि आप कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिख पाएं। ये प्रस्तुतिकरण होगा तब एग्जामिनर को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा अंक वो दे पाएगा। वरना केवल आप एक बात बताने के लिए इतने शब्द खर्च कर दोगे, 125 शब्द पूरा हो जाएगा, अपनी पूरी बात लिख भी नहीं पाओगे, उत्तर अधूरा रह जाएगा, नंबर कट जाएगा। समझ में आई बात? चलो, इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब इस कसौटी के आधार पर उत्तर लिखिएगा, किसी दिन क्लास में फिर बता देंगे भूमिका में किन बातों का ध्यान रखा जाता है इंट्रोडक्शन लिखने में। फिर किसी दिन बता दूंगा कंक्लूजन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इतना डाइजेस्ट करो पहले आप, ठीक है? चलो आओ आपके अंदाज में पढ़ाता हूं जो आप लोग पढ़ना चाहते हो। चलिए, आज हमें पढ़ाना क्या है? संविधान की अनुसूचियां पढ़ाना। क्या पढ़ाना है? मुझे संविधान की अनुसूचियां पढ़ाना है आज। संविधान की अनुसूचियां पढ़ाना है। संविधान की अनुसूचियां, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये मेंस में नहीं आता है। ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये मेंस में नहीं आता है। अब आइए संविधान की अनुसूचियां देखते हैं हम लोग। एक डायग्राम से मैं इसको समझाता हूं आपको। सबसे पहले ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये केवल प्री में सवाल आता है। मूल संविधान में अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियां और वर्तमान में अनुसूचियां। वर्तमान में अनुसूचियां और संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियां। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियां, जोड़ी गई अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और संविधान संशोधन द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। इसके द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 4, 2, 6 सवाल, 7 सवाल आपके अनुसूचियों के ही बन गए। और यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस तक कोई ऐसा सवाल नहीं होता, कोई ऐसा सवाल एग्जाम नहीं है जहां से सवाल ना आया हो। हर बार यहां से सवाल मिलेगा आपको, हर बार ऐसा सवाल नहीं। यादव जी के कहने से मैंने क्लास नहीं, वो टॉपिक पूरा हो गया था। हम वही करेंगे जो बच्चों के हित में है, जो बच्चों के लिए जरूरी है, वो करेंगे। अब इन जैसे बच्चों को जिनको तरीके नहीं पता है कुछ जीवन का, तो उनके हिसाब से तो थोड़ी नहीं चलेगी बेटा क्लास। हम क्लास में ऐसा मत सोचिए किसी एक की गलती से सबको सजा मिले, ना, ऐसा कभी नहीं होगा। हम क्लास में वही करेंगे जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। जिनको सिलेक्शन पाना वो मेहनत करके पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना वो किनारे निकले, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की क्लास। लेकिन हम आपकी इच्छा से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम जो आपके हित में है, जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं वो सारा काम करूँ। कहने की अलग बात है, मैं करूँगा वही जो बच्चों के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। और जो उस रास्ते पे चलेगा वो सफल होगा, जिसको दिक्कत आए वो किनारे हट जाए।
वो अपना रास्ता बदल ले। लेकिन हम किस रास्ते पर चलेंगे? जिस पर सिलेक्शन मिला। आपके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जिस अकॉर्डिंग से हर साल इतने बच्चे चयनित हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे सफल हो रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे पहली बार एडमिशन लेकर के चूजे चूजे आ जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ना है। उनको तो अभी देश दुनिया पता ही नहीं है क्या है सिविल सेवा। तो हम आपको उसी तरीके से बेटा पढ़ाएंगे जिस तरीके से सिलेक्शन आपको होना है। और उन छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग कोशिश करेंगे सिखा पाएँ। अगर क्लास में रह गए, सीख लेंगे, चले जाएंगे तो कोई बात ही नहीं। तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी सिखाएं, जो मेच्योर हैं इनको भी सिखाएं। लेकिन जो सोच कर बैठ गया भैया हम तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दम हो तो हमें सिखाओ, उनको कौन ही सिखा पाएगा? कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक, चलिए। तो मैंने बताया कि संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इसलिए जब भी अनुसूचियां पूछी जाए तो इस बात को जरूर चेक कर लीजिएगा कि मूल संविधान में पूछ रहा है कि वर्तमान में पूछ रहा है। अगर वर्तमान में अनुसूचियां पूछी जाएगी तो 12 है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। लेकिन क्या ये 8 से 12 रातों रात हो गई? क्या 8 से 12 ये रातों रात हो गई? नहीं, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। कौन सा? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ने के लिए। तो ये बार बार पूछा जाता है। एक तरफ अनुसूचियां दे देता है एग्जाम में और एक तरफ संशोधन दे देता है, और ये मिलान करने के लिए आ जाता है कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए, दोनों संशोधन जो हुआ है 1992 में हुआ है सविता पाठक, लेकिन लागू कब हुआ है? 93 में। तो जो लागू वाला लिखा रहता है, एक चीज मैं अभी से बता देता हूं बच्चों को, कई बार संशोधन में 1 वर्ष का अंतर दिखाई देगा। जैसे कहीं लिखा रहेगा 61वां संविधान संशोधन 1988 और कहीं लिखा रहेगा 89, कहीं लिखा रहेगा 92वां संविधान संशोधन 2003 और कहीं लिखा रहेगा 2004, कहीं लिखा रहेगा 73वां संविधान संशोधन 1992 और कहीं लिखा रहेगा 93। ये अंतर क्यों दिखाई देता है सर? ये अंतर इसलिए दिखाई देता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों को, जो बिगिनर हैं, जो शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, अभी वही नहीं जान रहे होंगे इस बात को, कि 73वां और 74वां दोनों संशोधन हुआ 1992 में सविता पाठक, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1993 में। इसलिए कहीं कहीं 93 लिखा रहता है। और लूसेंट को किनारे रख दो सविता पाठक। पहली बात तो लूसेंट पढ़ा जाता है पटवारी के लिए, लेखपाल के लिए, ग्रुप डी के लिए। ये सिविल सेवा है, ये ISPCS है। इसके लिए तो पहली बात उस किताब को हटा दीजिए। अभी लूसेंट तब पढ़ेगा जब पूरी पॉलिटी तैयार हो जाएगी रिवीजन के लिए। तो लूसेंट का जो भी तर्क लेना है उसको किनारे कर दीजिए, वो गलत है सारी, उसमें बहुत गलतियां लिखी हुई हैं। तो फिर से बता दे रहा हूं सविता पाठक, जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में। लेकिन कहीं कहीं किताबें 1993 में लिख देती हैं। जब 10 जगह पढ़ेंगे 10 जगह कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैंने किताबें हटाने के लिए बोला था सविता पाठक। मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, क्लास नोट्स, क्लास लेक्चर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या इसका पालन किया आपने? नहीं किया, तभी तो लूसेंट पढ़ रही हैं आप, तभी तो आपको कंफ्यूजन आ रहा है। क्योंकि यहाँ ये बातें क्लियर होंगी कि अलग अलग किताब पढ़ेंगे, अलग अलग लिखा रहेगा, अलग अलग जगह कंफ्यूज होंगे आप। और लिखा क्यों रहता? 93। सुन लीजिए, 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया और 74वां संविधान संशोधन 1992 को कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को। इसलिए वहां 93 लिखा रहता है। बाकी संशोधन कब हुआ बेटा? 1992 में हुआ। कौन सा? 73 वाला भी और 74 वाला भी। ठीक है, इसलिए फालतू की किताबें नहीं पढ़नी है, खासकर लूसेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अभी नहीं पढ़ना है। जब पूरी तैयारी पॉलिटी की हो जाएगी, प्री का एग्जाम आएगा और पूरी पॉलिटी को फैक्ट में रिवीजन करना चाहते, तब लूसेंट पढ़ा जाएगा। लूसेंट जो बच्चा पहले पढ़ लिया उसका दिमाग एकदम संकुचित हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा और आपसे सिविल सेवा जैसा एग्जाम फिर नहीं निकलेगा। भूल से भी लूसेंट मत पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा। किताब पढ़िए, केवल मैंने बताया है M लक्ष्मीकांत आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। M लक्ष्मीकांत पढ़िए और घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करिए, घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करिए और M लक्ष्मीकांत पढ़िए, घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो मैंने क्लास नोट्स हैंड रिटन दिया है उसको पढ़िए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 70% आपके काम का मसाला है हमारा क्लास। जो क्लास में मैं समझा रहा हूं, जो डायग्राम बना रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटी में कोई भी चीज टच नहीं करनी, सब निकाल दीजिए, अपने कमरे से बाहर कर दिए सबको। और अगर आप करते तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, वो अपने हिसाब से पढ़िए, गलत सही जानिए, मेरे से कोई सवाल फिर आप नहीं करेंगे। गलत चीजें पढ़े, मैं बार बार उसको क्यों सही कराऊंगा, आपको गलत जगह से कंफ्यूज होके आएंगे। आप केवल प्रमाणिक किताबें पढ़िए, ठीक है। तो मैंने क्या सिखा दिया सबसे पहले कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भैया, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। कितनी अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 4। कौन कौन से, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1 जून 1992 में। ये बात कब पढ़ाएंगे, जब मैं पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा, तब वहां ये बातें डिटेल में बताऊंगा। एक और गहरी बात बता देता हूं आप लोगों को। राजस्थान पीसीएस में एक सवाल पूछा गया है। राजस्थान पीसीएस में यानी कि आरएस में एक प्रश्न पूछा गया है। आरएस में एक प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया जानते हैं, कि प्रथम संविधान संशोधन में लोकसभा ने अपनी सहमति नहीं दी थी। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान पीसीएस में एक सवाल पूछा गया कि प्रथम संविधान संशोधन में लोकसभा ने अपनी सहमति नहीं दी। और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर दिए, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर दिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा इमरान सर ने और हमारे सर ने पढ़ाया है कि संविधान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्ताव को पारित न कर दिया जाए और भारत का राष्ट्रपति साइन न कर दे। और जब तक ये काम संसद द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक संविधान संशोधन नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन में लोकसभा ने अपनी सहमति नहीं दी थी, तो बगैर लोकसभा की सहमति से संशोधन कैसे हो जाएगा। लोगों ने इसको गलत मान लिया, जबकि ये सही है। यही गहरी बात है जो न लक्ष्मीकांत में मिलेगी और न ही आपको लूसेंट में मिलेगा, न ही वाणी में मिलेगी। ये किसी क्लास में कोई टीचर ही बताएगा आपको। बताएं क्यों ऐसा हुआ, जानते हैं आप लोग ये बात, कि प्रथम संविधान संशोधन में न तो लोकसभा ने अपनी स्वीकृति दी थी न ही राज्यसभा ने, फिर भी प्रथम संविधान संशोधन हो गया। क्यों, क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। एक तो वह संविधान का निर्माण कर रही थी और दूसरी तरफ जब तक संसद का गठन नहीं हो गया तब तक वह संसद की भूमिका निभा रही थी। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि संसद का गठन कब हुआ, संसद का गठन कब हुआ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। कब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। जब लोकसभा और राज्यसभा का जन्म ही नहीं हुआ था, ये पैदा ही नहीं हुए थे, तो कहां से अपनी स्वीकृति देंगे। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था, संसद द्वारा नहीं किया गया था। ये किसी बच्चे को शायद क्लास में नहीं पता होगा, अगर हमसे पहले इससे पहले हमसे नहीं पढ़े कभी, तो शायद किसी बच्चे को ये जानकारी नहीं होगी। प्रथम संविधान संशोधन में संसद के सदन ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ और संसद का गठन 1952 में किया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन किसने किया था, ये तो बताइए। प्रथम संविधान संशोधन जो है संविधान सभा द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया। प्रथम संविधान संशोधन जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया। समझ में आ रही है बातें। प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ने भागीदारी नहीं की थी। और राजस्थान पीसीएस यही जानना चाहता था कि बच्चा ये बात जानता है कि नहीं, कि जब तक संसद का गठन नहीं हुआ था तब तक संसद की भूमिका कौन निभा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, जब तक संसद का गठन नहीं हुआ था तब तक संसद की भूमिका संविधान सभा निभा रही थी। अतः प्रथम संविधान संशोधन में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। क्लियर हो गया सारे बच्चों का। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब मुझे आपको ये सिखाना है, अब मुझे आपको ये सिखाना है कि प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय लिखे गए। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अनुसूची, अनुसूची, प्रथम अनुसूची। अब मैं आगे से कुछ काम करता हूं, कुछ लिखने वाले जो डायग्राम में बनाता हूं, ये डायग्राम पहले से तैयार करवाता हूं पीडीएफ में, ताकि ये समय बचे, निर्धारित समय सीमा के भीतर जाकर डिटेल में मैं पॉलिटी पढ़ा सकूं, नहीं अंत में जाकर समय का अड़चन आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जो मैं लिखता हूं, लिखने में जो समय जाता है, तो इसको मैं पहले से पीडीएफ के माध्यम से फॉर्मेटिंग बनवा लूं, ताकि मुझे समझाने का काम ज़्यादा करना पड़े, लिखने का काम क्लास में कम करना पड़े, और लिखने का समय में बचेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूंगा। तो मैं आगे ये काम करवाता हूँ। तो अनुसूची में प्रथम अनुसूची को ध्यान रखिएगा। प्रथम अनुसूची पूछा जाएगा, फिर द्वितीय अनुसूची पूछा जाएगा कि द्वितीय अनुसूची में क्या है, फिर पूछा जाता है तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, फिर पूछा जाता है चतुर्थ यानी कि फोर्थ अनुसूची। इसमें कौन से विषय रखे गए हैं। चलो भैया, कुछ ना कुछ पढ़ के आए होगे ना, लूसेंट वाड़ी और अलग अलग जगह यूट्यूब पर। बताओ कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया, पहला बताओ। यहीं पर आपका ज्ञान देख लेते हैं कि किस लेवल के बच्चे हैं इस क्लास में, क्या लेवल है, क्योंकि इससे आसान सवाल पॉलिटी का नहीं हो सकता। देखते कितने लोग सही उत्तर देते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है, कमेंट करके बताइएगा, गूगल मत करिएगा। गलत सही जो भी जानते हैं वो बताइए, ताकि मैं आपका अंदाजा तो लगा पाऊं कि किस लेवल के बच्चे हैं आप, कितना समझ रखते हैं आप पॉलिटी में। और ये बहुत गहरी बात नहीं, बहुत हल्की बात है। कमेंट करके बताइए भाई, प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है। सपना साहनी ने आंसर दे दिया। सबसे पहले आंसर आया सपना साहनी का। दे लीजिए सारे लोग, आज मैं मौका देता हूं आप लोगों को, सारे लोग आंसर दीजिए। सपना ने सबसे पहले आंसर दिया, बुसरा तरन्नुम ने उसके बाद आंसर दिया, रीना राठौर ने उसके बाद दिया। और दीजिए, दे लीजिए सारे लोग, फिर मत कहिएगा मुझे मौका नहीं दिया। मनु शर्मा जी का भी आंसर आ गया, अभिषेक जी का भी आंसर आ गया, अंजलि भी आ गया, निषाद गोस्वामी का आ गया, अंजलि दुबे का भी आ गया, बबीता का भी आ गया, सुल्तान जी का भी आ गया। अविनाश गोयल जी का भी आ गया, दिव्या यादव का भी आ गया। और दे लीजिए, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं अपना आंसर दीजिए। क्या पूछ रहा हूं, प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। निधि वर्मा, अब पता नहीं अपने विवेक से दिया कि कहीं से कुछ मदद तो नहीं ले ली। एक बच्चे का सही आंसर आया, बाकी सब गलत है। और पीसेस की तैयारी सारे लोग कर रहे हैं आप लोग। और मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी में इससे सरल सवाल कोई दूसरा और नहीं हो सकता। सबसे सरल टॉपिक है अनुसूची, और अनुसूची की पहली अनुसूची पूछ रहा हूं। केवल निधि वर्मा नाम की एक, निधि मौर्य, वर्मा नहीं, निधि मौर्य का सही आंसर है। बाकी सारे बच्चों का आंसर गलत है, और कम से कम 30 लोगों ने आंसर दिया, सबका आंसर गलत है। एवरीवन इज रॉन्ग, एवरीवंस आर रॉन्ग, कोई सही नहीं, सब गलत है। केवल निधि मौर्य का सही आंसर है। पहली अनुसूची में लिखा गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, यानी कि स्टेट
एंड इट्स यूटी, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट कहां दी गई है? प्रथम अनुसूची में। और जो आप लोग भारत का राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, जो भारत संघ की बात कर रहे हैं, ये भाग 1 में है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 का हिस्सा है। वही नहीं चलेगा अंजलि दुबे, वही कैसे मान लें? भारत संघ लिखते ही मामला बदल जाएगा, राज्य क्षेत्र लिखते ही मामला बदल जाएगा। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, उर्मिला कुशवाहा, दैट इज अ फर्स्ट आर्टिकल। आज मैं आप विद्यार्थियों को सिखाता हूं ये 3 बातें बेसिक, जो 90% बच्चा गलत करता है। 90% बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि भाग 1 में क्या लिखा है, अनुसूची 1 में क्या लिखा है और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। भाग 1 में लिखा है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में लिखा गया है। अनुसूची 1 में लिखा गया राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज अ भारत, दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी को हिंदी में कहते हैं भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। आज के बाद कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा। भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुसूची 1 में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये तीनों जगह क्या क्या बातें लिखी, ये क्लियर रखिए। तो अनुसूची 1 में क्या है बाबू? राज्य एवं केंद्र संघ शासित प्रदेश है। और अनुसूची 2 में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। और इसमें क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ है। और चौथी अनुसूची में क्या है? चतुर्थ अनुसूची में क्या है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थ अनुसूची में ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। और ये 12 अक्टूबर को पूछा गया था। 12 अक्टूबर को चौथी अनुसूची पूछा गया था यूपीपीसीएस में। जब आप हमारे पढ़ाने के बाद घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार अनुसूचियों से सवाल आपके अलग अलग आयोग ने पूछे हैं। तो 4 अनुसूचियां मैंने याद करा दिया। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची। दूसरी में क्या है? वेतन। तीसरी में क्या है? शपथ। और चौथे में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, अनुसूची 3 में 3 अपवाद हैं। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप नहीं है। शपथ का प्रारूप नहीं, ये क्या है? अपवाद। कहाँ लिखेंगे? एक्सेप्शन में। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर ये भी बता दिया, चलो मैं ये भी बता दूंगा। आप जितना कहोगे मैं सब कुछ करूंगा, बस आप पढ़ लो अच्छे से पॉलिटी, भागना मत।
मुझे एक ही डर है कि ठोकते बजाते कहीं आप छेनी हथौड़ी की मार बर्दाश्त न कर पाए और भाग जाएं, तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा पॉलिटी आपको। भागना नहीं है बस आपको, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, और मैदान में बने रह गए तो आपको योद्धा तो बना ही दूंगा मैं। ये कहां लिखना है? अपवाद में लिखना है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल का शपथ 162 में है। कम से कम 10 बार आयोग ने पूछा है। प्रामाणिकता बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 10 बार सवाल आया है। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में? 60 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है। राज्यपाल का शपथ 159 में है। कहां लिखें? अपवाद में लिख लीजिएगा इसे। अपना जो मैंने एक अलग से नोट्स बनवाने की बात कही है, अपवाद में लिखिएगा। अंधा मोड़ जानेंगे क्या होता है? अंधा मोड़ बताऊं? ये अंधा मोड़ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ दिन बाद आपको एक कंफ्यूजन आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ दिन बाद आपको एक कंफ्यूजन आएगा। कौन सी बात का सर? कौन सी बात का? आपका दिमाग कहेगा कि वेतन 3 में है, शपथ 2 में है। फिर क्या कहना? ना, शपथ 3 में है, वेतन 2 में है। ये कंफ्यूजन होगा। अरे नहीं सर, एकदम 100% क्लियर है। 2 में वेतन है, 3 में शपथ है। कैसे कंफ्यूजन होगा? आपको पता नहीं है ना, क्योंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने से पहले सबको लगता है कि विवाह में आनंद ही आनंद है, खूब खुशियां मिलेंगी, खूब खुश रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है, विवाह हमारे समाज की एक बहुत खूबसूरत रस्म है, जो हमें परिवार को, वंश को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा परिवार देता है। लेकिन विवाह के बाद की चुनौतियां क्या है, क्या आपको पता है? क्या क्या चैलेंज आते हैं? नहीं, ये किसको पता होगा? जिसका विवाह हो चुका होगा। क्या उसकी अच्छाइयां हैं? क्या जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं? क्या दायित्व तो आपके बढ़ जाते हैं? क्या प्रतिबंध आप पर लग जाते हैं? ये बात आप नहीं जानेंगे, जिनका विवाह हो चुका है वही जानेंगे। इसलिए क्योंकि अभी अभी आप पढ़ना शुरू किया, आपको नहीं पता है कि 2 और 3 में कल कन्फ्यूजन होगा। मैं आज बता रहा हूँ, हजारों बच्चों को हुआ है कन्फ्यूजन। मैंने देखा है, मैंने लोगों के क्वेश्चन गलत होते देखे हैं, मैंने लोगों का माथा पीटते हुए देखा है। अरे यार कैसे हो गया, ये तो 2 में था। इसी को अंधा मोड़ बोलते हैं, जहां पर गाड़ियां पलट जाती हैं। आप गाड़ियां बहुत अच्छी चलाते हैं, आपको पापा कहते बेटा बेटा धीमे चलाओ, बेटा धीमे चलाओ, यहाँ गाड़ी धीमे कर लो। आप कहते अरे पापा मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूं, लो एक्सीलेटर राइट हो। गाड़ी पता लगा मोड़ पे गए, पलट गई। पापा बता रहे थे कि बेटा यहाँ ब्रेकर है, अंधा मोड़ है, टर्निंग खतरनाक है, उधर से तेजी से आते गाड़ी लड़ जाती है। मैं तो 20 बार गिरा हूं, लेकिन आप तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते, लड़ गई ना। अब समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ये अंधा मोड़ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत सारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, सारी खिचड़ी आपस में मिक्स हो जाएगी, और आपको कंफ्यूजन होगा कि वेतन सर में 3 ने बताया था, वेतन को सर ने 3 में बताया था या 2 में बताया था। वेतन 2 में है, शपथ 3 में है। कोई तरीका बता दीजिए सर, कोई तरीका बता दीजिए कि हम कभी भूले ही ना। देखिए एक तरीका उर्मिला जी बता रही है, सर निधि मौर्य, कि 3 में शपथ है, 3 अक्षर का, इसलिए नहीं भूलता। अरे वेतन में भी तो 3 अक्षर है बाबू। निधि मौर्य, वेतन में भी तो 3 अक्षर है, वाह है, ता है, ना है। शपथ में भी 3 अक्षर है, सा है, पा है, था है। ये लिंक नहीं चलेगा, गड़बड़ कर बैठेगा, क्योंकि वेतन में भी 3 अक्षर हैं, केवल एक ही मात्रा तो लगी है, और शपथ में भी 3 अक्षर है, कंफ्यूज कर सकता है। कोई तरीका आप ही बता दीजिए भाई, जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो। बताता हूं, अंधे मोड़ में नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि पीडब्ल्यू में आप बच्चों को मैं नौकरी देता हूं, एकता शाही आइए आपको मैं नौकरी देता हूं, आइए आपको मैं नौकरी देता हूं, तो आप क्या कहेंगी? कल से काम करने आएंगे या पहले वेतन तय करेंगे? भैया बताओ कैसे पैसा देंगे? एकता शाही कह रही कहां पे आना है? अरे पहले ये नहीं पूछोगे पैसा कितना देंगे। जब भी आप कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? पहले पैसा बताओ, वेतन कितना देंगे? कहा 10,000 रुपए। एग्जाम्पल है, कोई नौकरी नहीं दूंगा एकता जी, कोई नौकरी नहीं देंगे। तो पहले पैसा तय करेंगे, फिर शपथ लेंगे कल से आ रहे हैं। तो पहले वेतन की पहले शपथ, पहले वेतन फिर शपथ, पहले 2 की पहले 3, पहले 2 फिर 3, पहले को पहले के साथ, बाद को बाद के साथ।
बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। पहले को पहले के साथ, बाद को बाद के साथ कभी नहीं भूलेगा। हाँ सर, नहीं भूलेंगे। पहले वेतन आएगा, फिर शपथ आएगा। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा। 2 में वेतन होगा, 3 में शपथ होगा। समझ में आ गया? 4 अनुसूचियां तैयार हो गई। पहला, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची। दूसरा, वेतन। तीसरा, शपथ। चौथा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। शपथ में कोई अपवाद, 3 अपवाद। क्या? राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल का शपथ 159 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये 3 अपवाद। अंधा मोड़ कि वेतन 2 में है, शपथ 3 में। ये अंधा मोड़ है, यहां गाड़ियां पलटती, इसको अंधे मोड़ में नोट करिएगा ताकि एग्जाम के पहले इसका रिवीजन करके जाइएगा, क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं बाबू, आगे बढ़ता हूं। एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ो पॉलिटी, मजा लेते हुए और 100% सीखते चलो दोबारा, ताकि मौका ना मिले, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केवल रिवीजन करने की जरूरत पड़े। अब मैं 2 अनुसूचियों की चर्चा और करता हूं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 आप तो पहले से समझ गए होंगे, मैंने भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ाया है। इन दोनों का संबंध अनुसूचित जाति और जनजातियों से है। अनुसूची 5 कहता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की चर्चा की गई है। लेकिन कहां के अनुसूचित क्षेत्रों की? इन 4 राज्यों को छोड़ के, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर जहां भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे, वहां रहने वाले अनुसूचित जाति जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की चर्चा अनुसूची 5 में की गई है। लेकिन अनुसूची 6 में किसकी चर्चा की गई है? केवल 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के, केवल 4 राज्यों के। कौन कौन? असम यहां आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, मेघालय आएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के बारे में प्रावधान किया गया है। और यह सवाल 12 अक्टूबर को पूछा गया था। अगर आपने पेपर देखा होगा तो पता होगा 2024 में 12 अक्टूबर को यह सवाल आया था, या 27 जुलाई को। क्योंकि इन 4 राज्यों को देखो, बबीता पहले सवाल कर दी, इसलिए मैंने कहा कि सवाल पूछने से पहले वेट कर लिया करो बबीता बाबू, क्या पता आपका उत्तर आने वाला हो, क्या पता आपका उत्तर आने वाला। आपने पूछ लिया, क्यों छोड़कर आगे उत्तर आ गया? क्योंकि इनकी चर्चा अनुसूची 6 में की गई है। इन क्षेत्रों की चर्चा अनुसूची 6 में की गई है। तो जब तक बात खत्म ना हो जाए तब तक सवाल नहीं उठाना है। क्या पता आपके सवाल का उत्तर मिलने वाला हो। पूरी बात पूरी हो जाए और आपके मन में कोई सवाल रह जाए, तब फिर आपको कमेंट करना है ना। यही सिखा रहा हूं आपको पिछले 10-12 लेक्चर से आप लोगों को, कि पूरी बात पूरी हो जाने दो। बहुत उतावलापन है आपके लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा उत्सुकता है, अच्छा 5 जैसी चंचलता है। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। देखिए बबीता, आपका उत्तर मिल गया, मैंने बाद में आपका कमेंट देखा, लेकिन मेरे ये लिखते ही आपने कमेंट कर दिया। इसलिए धैर्य रखना, आपका उत्तर अपने आप मिलेगा भाई। खुद ही मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं बनेगी बाबू। जब टॉपिक पूरा हो जाए, तब कुछ मन में सवाल रह जाए, तब मेरे से सवाल पूछो। आप पहले मत पूछो, क्योंकि उसका उत्तर मैं खुद बताने वाला हूं। तो दोनों में क्या अंतर दिखा? अनुसूची 5 में इन 4 राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनके प्रशासन, उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के बारे में चर्चा है। और अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों की चर्चा है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। उन 4 राज्यों के कौन से क्षेत्र? अनुसूचित क्षेत्र कि जनजाति क्षेत्र? जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के
किस क्षेत्र में उनके प्रशासन के बारे में क्या प्रावधान होगा, उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास का क्या प्रावधान होगा, इसकी चर्चा अनुसूची 6 में है। सवाल कैसे बनेगा? क्या इसमें कोई अपवाद तो नहीं है, कोई रस तो नहीं है, कोई फैक्ट तो नहीं है? ना यहाँ फैक्ट है, ना यहाँ रस है, ना यहाँ अपवाद है, यहाँ भी अंधा मोड़ है। यहां भी अंधा मोड़ है, जिस अंधे मोड़ में आप गिर सकते हैं। पहला अंधा मोड़ कि 4 राज्यों के लिए बात 6 में की गई है, 4 राज्यों को छोड़कर बात 5 में की गई है। ये पहला अंधा मोड़ है। दूसरी बात, जैसे जैसे आपको ज्योग्राफी का ज्ञान होगा, जैसे जैसे आपको हिस्ट्री का ज्ञान होगा, जैसे जैसे पूर्वोत्तर के तीनों राज्य आपके दिमाग में आ जाएंगे, वहां मणिपुर है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, तो आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहावत है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो पढ़ाई छोड़ दी जाए? नहीं, पढ़ाई करना है। कन्फ्यूजन इस बात का प्रमाण है कि पढ़ाई ठीक ठाक हो गई है। कन्फ्यूजन ना होना इस बात का प्रमाण है आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, फिर आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं, तभी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। जब एक समय के बाद आपके दिमाग में संदेह उत्पन्न होने लगे, इसका मतलब ठीक ठाक ज्ञान हो गया है, तभी कन्फ्यूजन हो रहा है, ये यहां पर है या ये यहां पर है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, 6ठी अनुसूची में मणिपुर मेघालय है, मणिपुर मिजोरम है, या मेघालय मिजोरम है, या मिजोरम मेघालय है। ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको जब आप आगे जाएंगे। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम आपको एक तरीका बताते हैं। वो तरीका मेरे बताने से पहले जो बताएगा मैं जान जाऊंगा वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। वो तरीका बताने से पहले जो वो बात बता देगा मैं जान जाऊंगा ये मेरा स्टूडेंट, चाहे यूट्यूब पर, चाहे किसी ऐप पर, चाहे किसी क्लास में, कहीं ना कहीं मुझसे बच्चा पढ़ चुका है। उत्तर देते ही मैं जान जाऊंगा क्या तरीका है, बताइए। अगर किसी को याद आ रहा है तो बताइए। अच्छा, आपके कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन रहता है शायद डाउट का। मान लीजिए किसी दिन किसी बच्चे का कोई जेन्युइन डाउट हो, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, जो टॉपिक में समझा चुका हूं, और आपने कमेंट किया हो, इतने सारी भीड़ के बीच में आपका कमेंट न देख पाया हूं, तो एक ऑप्शन होता है चैट लॉग का। वहां पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। टीम हमें भेज देती है कि किसी बच्चे का सर ये डाउट है, दूसरे दिन क्लास में क्लियर कर दीजिएगा, अगर किसी का डाउट रहता है। एक ऑप्शन PW के पास ये भी है, ध्यान रखिएगा, आपको वहीं पर ऑप्शन मिलता है, वो आपके ऐप पर ही, वो पता कर लीजिएगा कैसे ऑप्शन है। वैसे तो मैं सारी बात क्लास में ही क्लियर कर दे रहा हूँ। डाउट आता है जब छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ, डाउट तो कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। यही तो बहुत बच्चों की शिकायतें रहती, सर आप चैट को इग्नोर कर दिया करिए, चैट को मत देखा करिए, बच्चों की बात मत सुना करिए। लेकिन नहीं सुनूंगा तो इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, इन बच्चों को कौन सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा। बस इनको डांट फटकार कर इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये सही बातें पूछे, गलत बातें ना पूछे। हाँ देखिए, उर्मिला कुशवाहा, देखिए मैंने तरीका निकाले। उर्मिला, आप हमसे पढ़ी हैं इससे पहले कहीं? बिल्कुल पढ़ी होंगी आप, तभी आप ये बात बताई। देखो भैया, कंफ्यूजन किस बात में होगा, मिजोरम में है कि मणिपुर में है कि मेघालय में है, कि मेघालय मणिपुर में है, कि मणिपुर मेघालय में है, कि मणिपुर मिजोरम में है। तो मैं कहता हूँ बच्चे को, यहाँ मणि नहीं है, हैं? यहाँ मणि नहीं है, मणि तो नाग के पास होता है। कई लोग बोलचाल की भाषा में नागिन की पास बोल देते, इसलिए मैं भी नागिन बोल देता हूँ। लेकिन वास्तविकता है, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक सांप के मुंह में मणि है, वो मणि निकलती है तो बहुत रोशनी होती है, उसके लिए बहुत पैसा मिलता है। उसी मणि की तलाश में पूरा गांव उस नाग का पीछा कर रहा था ना, ऐसी कहानी पढ़ी होगी। तो मणि किसके पास होती है? नाग के पास होती है। ये कौन बता रहा है? इमरान सर। कौन से विद्यार्थियों को? सर प्रथम बैच के विद्यार्थियों को। अब जीवन में जब भी आपको कंफ्यूजन होगा कि मिजोरम मेघालय है कि मणिपुर मेघालय, ओहो सर ने बताया मणि तो नाग के पास, मणि है ही नहीं है यहाँ, अनुसूची 6 में मणि है ही नहीं, यहाँ मिजोरम और मेघालय है। जीवन भर कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, कोई ग्रुप नहीं है मेरा, पॉलिटी का मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं बेटा। आकांक्षा राजपूत जी कह रही, सर जी उत्कर्ष क्लास में आपसे पॉलिटी पढ़ चुकी, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया? 6 अनुसूची मैंने तैयार करा दी। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ। इसमें अपवाद कितने हैं? 3।
अपवाद का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास। अनुसूची 6 में 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में, कौन से 4 राज्य हैं? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। कौन नहीं है? मणिपुर नहीं है। यहाँ के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक विकास। तो 12 अनुसूचियों में 6 आपकी तैयार होगी, 6 और बची है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल के सेशन में 6 अनुसूचियां पढ़ाऊंगा, 22 भाग पढ़ाऊंगा और संविधान के स्रोत भी पढ़ा दूंगा। कल ये 3 टॉपिक आपके पूरे होंगे। कल ये 3 टॉपिक आपके पूरे होंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि ये तीनों प्री के टॉपिक हैं। अभी आपको अनुसूचियों का क्वेश्चन घटना चक्र में नहीं सॉल्व करना जब तक मैं ना कह दूं। जब मैं पूरा पढ़ा के विदा कर दूंगा तो कोई एक ऐसा सवाल नहीं जो आप गलत करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। बच्चों में गलती क्या हो रही है? जब मैं पढ़ाता हूं उस समय बच्चा तैयार कर लेता है, मुझे सुना भी देता है, उस समय क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है, फिर रिवीजन नहीं करता और एग्जाम में जाके गलत कर देता है। और मैं क्या चाहता हूं? आप ऐसी पॉलिटी मेरे साथ पढ़ो, जितना अभी मेरे साथ तैयार हो उससे ज़्यादा बाद में तैयार रहे, तभी आपका कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है, रिवीजन पर बहुत अधिक ध्यान रखना है, प्रैक्टिस पर बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो आज का सेशन में 40 मिनट मेरा केवल इस बात पे चला गया कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, एक अच्छे आंसर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने विस्तार और परिधि बताया है, संतुलन बताया है, प्रामाणिकता बताया है, प्रवाह बताया है, प्रस्तुतिकरण बताया है। अगर अपने उत्तर में इन बातों का ध्यान रखेंगे आपका उत्तर बेहतर होता जाएगा। 2 बातें और बताऊंगा। बच्चों को भूमिका लिखने में बहुत दिक्कत आती है। हम किसी भी प्रश्न का इंट्रो में क्या लिखें, इंट्रो हमारा कैसे होना चाहिए, किसी दिन 10 मिनट में ये बता देंगे। और किसी दिन क्लास में मैं ये बता दूंगा कि किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष में कौन सी बातें लिखनी चाहिए, निष्कर्ष छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, निष्कर्ष में केवल पॉजिटिविटी के साथ साथ सुझाव भी होना चाहिए या पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। मैं समय के साथ आपको आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। बस चलते रहो बाबू। अभी तो केवल 13-14 लेक्चर हुए हैं, ऐसे 40, 45, 50 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी के पूरे। अभी शायद 14वां या 15वां लेक्चर चल रहा होगा, ऐसे मुझे 50 लेक्चर आपको पढ़ाने हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। और इतने लेक्चर में पॉलिटी का एकदम बेहतर स्टूडेंट आपको मैं बना दूंगा। बस मैं फिर कह रहा हूं कि निर्देशों का पालन करते रहिएगा, जो सिखाता रहूं वो मानते रहिएगा, डांट फटकार का बुरा मत मानिएगा। हर रोज बता रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में की पीढ़ी से बहुत खतरा है कि कुछ पीढ़ियां केवल ईगो पर अपना कैरियर बर्बाद कर लेती हैं और वो वापस चली जाती हैं और पढ़ना बंद कर देती हैं। बस ये नहीं करना है बस आप लोगों को। और मेरे लिए डांटना फटकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको सही आकार में दे ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हर रोज अंत में एक बार ये कह के जाता हूं मैं आपको, ताकि हमारा कोई बच्चा किसी टीचर के डांट फटकार की वजह से, अपने ईगो को हर्ट होने की वजह से वह अपने कैरियर से वंचित ना हो पाए। जैसे यादव जी को मैंने आज डांटा है, समझाया है, तो हो सकता है उनका हर्ट हुआ हो, ईगो हर्ट हुआ हो, बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं फिर उनको लास्ट में यही समझा के कहूँगा, ये डांट फटकार आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, वरना आप सही रास्ते में नहीं आ पाते, आप आंसर राइटिंग के महत्व को नहीं समझ पाते। आप कम से कम आज के बाद ये समझ पाए होंगे हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेरे से पूछोगे आप कि अब तक की क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्या थी, आज का 45 मिनट शुरू का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी। लेकिन इस पर जब किसी बच्चे का ये कमेंट आ जाए कि सर अब पढ़ाइए, नींद आ रही है, तो मेरा बदन में एकदम आग लग गई। ये कैसी पीढ़ी आ गई मेरे सामने, इसलिए मैं आपको समझाता रहा। ठीक है, तो यादव जी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो बड़े भाई होने के नाते क्षमा प्रार्थी, लेकिन क्या करूं, ना समझाऊं ना डांटूं, कैसे सुधरोगे आप लोग, कैसे अच्छा बुरा जान पाओगे, कैसे सही रास्ते पे आ पाओगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूं, केवल इस बैच तक नहीं, आपके सिलेक्शन होने तक है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं, और मैंने पूरे प्रदेश और देश के बच्चों से वादा किया है, जब तक मैं टीचिंग करूंगा तब तक मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, चाहे जहां रहूं, जिस मंच पे रहूं। मैं सुबह 7 बजे बच्चों का करंट अफेयर के माध्यम से, जीएस बेसिक के माध्यम से, स्टैटिक के माध्यम से 50 क्वेश्चन तो वहीं से प्री का तैयार करा दूंगा, वहीं से उनके अंदर अनुशासन और रेगुलरिटी ला दूंगा, जिसका मैं कभी जीवन में शुल्क नहीं लूंगा, पैसा नहीं लूंगा, ये फ्री में कराता रहूंगा। तो मेरा साथ केवल इस बैच तक नहीं है, मेरा साथ आपके साथ तब तक है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। इसलिए आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए,
अच्छे संस्कार के साथ बढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनकी कदर करिए, उनकी सेवा करिए, अपने द्वारा किसी का दिल मत दुखाइए, नहीं अच्छा कर सकते किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी को कुछ बोलिए तो पहले सोच लीजिए कि ये अच्छा शब्द है या नहीं, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करिए तो एक बार अपने ऊपर उसे लागू करके देख लीजिए ये व्यवहार हमको अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी उस वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करिए। बस यही सब बनिए। एक अच्छा इंसान ही एक सफल इंसान माना जाता है, एक एसडीएम सफल इंसान नहीं माना जाता, ध्यान रखिए। एसडीएम बनना जीवन का एक हिस्सा है, कैरियर का एक हिस्सा है, सफलता का एक हिस्सा है, लेकिन सफलता केवल एसडीएम बनने से नहीं है। आप कामयाब इंसान तब कहलाएंगे जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप मूल्यवान व्यक्ति बनेंगे, आप अपने माँ बाप की नज़र में अच्छे बनेंगे, आप अपने शिक्षक की नज़र में अच्छे बनेंगे, आप अपने समाज की नज़र में अच्छा बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप खुद की नज़र में अच्छा बने कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत और अच्छी नीयत के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं किसी के साथ जलन नहीं रखता हूँ, मैं किसी की तरक्की पर नाखुश नहीं होता हूं, लेकिन अपनी तरक्की का पूरा प्रयास करता हूं। ऐसा बनो, एक ऐसा नागरिक बनो ताकि आपका परिवार भी आपको देखकर इतराए, मैं भी आपको देखकर इतराऊं, और ये देश भी आपको देखकर गर्व करे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और बाकी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास आप सभी विद्यार्थी करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।